दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर 5 टैबलेट जितने भी वो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उनके काफ़ी टॉपिक्स जो है कवर कर लिए, उसमें थोड़ा सा रह गया और हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 का सिलेबस जो है कंप्लीट है। लास्ट चैप्टर 7 भी हमने कंप्लीट कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उनको कवर कर सकते हैं और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं चैप्टर 6 की तरफ। मैंने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है। देखो, पूरे एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो इसमें से रह जाए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको फास्ट 5 घंटे का चैप्टर है, कवर करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी इसमें से क्या क्या है। तो देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख दिया है बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। तुम ऐसा सोचो कि एक कंपनी है तुम्हारी अपनी, जिसको तुम्हें एक कंपनी को बिल्ड करना है, क्या बनाना है अपनी कंपनी, तो तुम कैसे बनाओगे एक कंपनी को। ठीक है, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। मान लो अगर मैंने कोई छोटी सी दुकान भी स्टार्ट करी है तो मैं उसको पहले सेटअप करूँगी ना किस तरीके से। अगर मान लो मैं कुछ भी, आजकल देख रहे हो कितने रेस्टोरेंट है, जो भी मान लो मेरा प्रोडक्ट है एक जो मैं वहाँ पे बना रही हूँ, तो उसके ऊपर मुझे पर्टिकुलरली कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे हाइजीन रखना है, कैसे क्या चीज़ बनानी है, कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, फिर और क्या क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो हमें वो पूरा क्राइटेरिया इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये बच्चों को क्या लगता है यार ये बहुत बोरिंग है, क्यों पढ़ना है, हमें क्या मतलब है इससे, तो इसे छोड़ के चले आते हैं एग्जाम टाइम में कि चैप्टर 6 तो छोड़ ही दो और सब तो हमने पढ़ लिया। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ईजी है। इसके साथ साथ बस कहानी की तरह इसे लिख के आना है पूरा। ठीक है, 1-2 वर्ड्स हैं बताऊंगी हर जगह, यही आपने पूरा छाप के आना है। ठीक, चलो देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखो, इस वर्ड का मतलब क्या है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे हमारी डोजेज फॉर्म बनाई जा रही है वो कंपनी। ठीक है, एक सेटअप है ना, जहाँ पे हम दवाइयाँ बना रहे हैं, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि हम उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे जहाँ पे हमें मेडिसिन को बनाना है। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इस डिज़ाइन वो बनाया गया है टू प्रोड्यूस मेडिसिन एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, सब कुछ अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब ये रेगुलेटरी और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स वर्ड तुम हर जगह लिख के आओगे। ठीक है, जितना चैप्टर 6 में पढ़ोगे ये तुम्हें हर जगह चेप के आना है ना। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। ये नहीं कि तुम मान लो एक टैबलेट बना रहे हो तो तुमने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, अरे थोड़ा ये ले लेती हूँ, जैसे घर पे हम बनाते हैं ना, कोई भी सब्जी बना रहे हैं, थोड़ा ये डाल दिया, थोड़ा ये, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या, एक लिखा हुआ है कहीं पे कि तुम्हें इतना ही इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट डालना है टैबलेट बनाने के लिए, इतनी इसकी कंपोजिशन होगी, तो उसी को कह रहे हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ हमें यहाँ काम करना होता है प्रोडक्ट्स को, और उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो यानी कि जहाँ जो रेफरेंस है हमारा, स्टैंडर्ड वर्ड जहाँ भी यूज़ हो जाए तो समझ लेना ये एक रेफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, चलो, तो एक मैंने पूरा ये चार्ट के फॉर्म में बताया है क्या क्या होता है इसके अंदर। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो सबसे पहले उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एरिया, क्या क्या एरियाज आते हैं इसके अंदर। एक कंपनी है तो उसमें पर्टिकुलरली एक जगह डिसाइड करी हुई होगी, तो वो जगह देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जितना भी स्टाफ होगा, ऑफिस का वर्क होगा, वो सारा वहाँ पे होगा। उसके बाद प्रोडक्शन एरिया, एक जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो बनाया जाएगा वो प्रोडक्शन एरिया हो गया। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस एरिया, यानी जहाँ पे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाएगा और प्रिवेंट किया जाएगा, जो भी डिफेक्ट होगा तो वो क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट बन गया तो उसकी पैकेजिंग होगी, कहाँ पे, पैकेजिंग एरिया में। यूटिलिटी एंड सपोर्ट एरिया, जितना भी वाटर का कंटेंट चाहिए, जितना भी हाइजीन वगैरह चाहिए, तो सब हमारा पर्सनल स्टाफ वगैरह यूटिलिटी एंड सपोर्ट एरियाज़ में आ जाएंगे। उसके बाद स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, अब मानो थोड़ा हमें रॉ मटेरियल था, उससे हमने बना लिया अपने प्रोडक्ट को, बट बचा कुचा जो है कहाँ जाएगा, स्टोरेज में, वेयर हाउसिंग में। प्रोडक्ट तैयार हो गया, सारा तो ट्रांसपोर्ट में नहीं चला जाएगा, कुछ बचेगा भी तो वो स्टोरेज और वेयर हाउस में चला जाएगा। उसके बाद स्टेराइल एरियाज, स्टेराइल एरियाज वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री होता है ना, फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, सारे जितना भी कंटामिनेशन है उससे फ्री के लिए स्टेराइल एरिया होता है। जितने भी पारेंटल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह जो ओरल रूट के छोड़कर दूसरे रूट से दिए जाते हैं, जो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, तो उनके लिए स्टेराइल एरियाज़ बनाए गए हैं रखने के लिए उन्हें, और वहाँ पे ही वो बनाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब कोई
नई मार्केट में कुछ नया लेकर आना है, हमें नई फॉर्मुलेशन, कुछ नई टैबलेट बनानी है, तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च होगी, फिर बनाया जाएगा वो, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में आ जाएगा। उसके बाद पर्सनल एरियाज़, पर्सनल यानी कि जितना भी हमारा स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग एरिया, उसका हाइजीन, उसके लॉकर वगैरह सब पर्सनल एरियाज़ में आ जाएंगे। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट एरिया यानी कि जितना भी वेस्ट डिस्पोजल है हम कैसे उसे मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में देखना है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एरिया, वही अब जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वहाँ पे देखो आसपास कहीं क्राइम ना हो रहा हो, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सिक्योरिटी और सेफ्टी भी बनाई गई है। तो ये है पूरा क्या स्ट्रक्चर किसका, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, यानी कि कोई भी कंपनी अगर हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं को एक एक करके थोड़ा समझेंगे स्पीड में, हालांकि यहाँ पे पूरा समझा दिया बट उसके अंदर भी क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं वो बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एरियाज़, अब वही यहाँ पे ऑफिसेज आएंगे। ऑफिसेज किस लिए, ऑफिस क्या काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे वो लोग कि कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को, है ना। मैनेजमेंट, कैसे हम अपना कोई भी अगर डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो हम क्या क्या मैनेज करेंगे, अदर फंक्शन जितने भी और काम होंगे। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, देखो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, ये वर्ड लिख कर ही आने हैं, है ना, कहीं भी आए ये वर्ड ज़रूर लिख के आओ। मीटिंग रूम, अब क्या होगा, अब कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो जितना भी पूरा स्टाफ होगा उनकी एक मीटिंग भी होगी कि भैया तुम्हें इस प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में, इतने बैच, इतनी इसकी सप्लाई होगी, तो उस हिसाब से तुम्हें काम करना है। टीम का डिस्कशन होगा, स्ट्रेटजी मीटिंग, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे कराई जाए, है ना। वो ट्रेनिंग सेशन की, जो नए लोग आएंगे कंपनी के अंदर तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सब ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एरियाज़। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन एरियाज़। प्रोडक्शन एरियाज़ में क्या है, रॉ मटेरियल, अब प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सब कुछ, है ना। कैसे हम एक कच्चा पदार्थ लेके आ रहे हैं और फिर उसको वे कर रहे हैं, है ना, उसे बैलेंस मशीन में जाके चेक कर रहे हैं कितना ग्राम हमें चाहिए, और पूरा प्रोसेसिंग की कौन सा इक्विपमेंट लेंगे, उसके बाद कैसे मिक्सिंग करनी है या ड्राइंग करनी है, कोटिंग करनी है, टैबलेट बना रहे हैं, उसके बाद कैसे हम उसके स्टोरेज करेंगे, सारा अपना प्रोडक्शन एरिया में कवर हो जाता है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए स्टोरेज होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्शन में रॉ से लेके फिनिश्ड तक सब बताना है। सेफ स्टोरेज होना चाहिए, सुरक्षित एकदम रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो जाए, डर्ट वगैरह ना आ जाए। वेइंग एंड डिस्पेंसिंग एरियाज फॉर एक्यूरेट एंड मेजरमेंट एंड डिस्पेंसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट जो हमें मिल रहा है ना, तो उसको, उसकी मेज़रमेंट, डिस्पेंसिंग, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग एरियाज़, देखो प्रोडक्शन में हमारा कच्चे पदार्थ से लेके फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है अब उसी को बनाना, आगे के स्टेप्स की तरफ बढ़ना। जैसे इसके अंदर इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, हमारी मशीन्स वगैरह, इक्विपमेंट जितना भी हमारा डिवाइसेस हैं। प्रोडक्शन स्टेजेस आ जाएंगी इसके अंदर, मिक्सिंग, ड्राइंग, है ना, और ग्रेनुलेशन, ठीक है, कोटिंग, सब लिख के आ सकते हो इसमें। फॉर्मुलेशन रूम, अब जहाँ पे बनेगी हमारी डोजेज फॉर्म, ठीक है। फिर एरिया फॉर फॉर्मुलेशंस, जो हमने बना लिए है डिफरेंट डोजेज फॉर्म, उनको रखने के लिए, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, सभी को फॉर्मुलेशंस को रखने के लिए एरिया। तो ये सब देखो आ गया किसमें, प्रोडक्शन एरिया के अंदर। तो कितने इजी पॉइंट्स है, अगर आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख के आओगे तो जो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं वो हमारे और बढ़ जाएंगे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ यही हमारा किस में भी इंक्लूड हो जाएगा, एक्टिविटीज़ में भी, कि एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस एरिया, अब भाई हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल होगी, यानी टेस्टिंग होगी इसकी। फॉर टेस्टिंग रॉ मटेरियल को भी टेस्ट करेंगे, इन प्रोसेस मटेरियल यानी कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, पूरे प्रोसेस के दौरान हम तब भी हम अपने मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, और फिनिश्ड प्रोडक्ट की, ठीक है। 3 स्टेप पे हमारे टेस्टिंग होती है। क्वालिटी एश्योरेंस, अब ये क्या करती है, ये पूरा भरोसा दिला देती है क्वालिटी का कि भैया क्वालिटी जो है एकदम मस्त है इसकी। डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करेगी। ओवरसाइट ऑफ क्वालिटी प्रोसेस, जो क्वालिटी प्रोसेस चल रहा है हर जगह पे ये ध्यान रखिए, कौन, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसेस वगैरह। उसके बाद हमारा पैकेजिंग एरियाज़ आ जाता है। पैकेजिंग एरियाज़ में देखें तो क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग होती है, एक सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग जो इनिशियल पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट की, और सेकेंडरी हमारी एडिशनल पैकेजिंग, यानी कि जो एक कंटेनर में डायरेक्ट हम अपने प्रोडक्ट को रख रहे हैं तो वो प्राइमरी पैकेजिंग। फिर उसके ऊपर एक और कवर हम डाल रहे हैं तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी, जैसे लेबलिंग करना, बॉक्सिंग करना, और टैबलेट की स्ट्रिप्स, डायरेक्ट टैबलेट उसके अंदर है। सिरिंजेस को फिल करना, ये भी क्या है हमारा डायरेक्ट
पैकेजिंग है तो प्राइमरी पैकेजिंग हो जाती है। ये था पैकेजिंग एरिया के बारे में। तो हमने क्या क्या देख लिया, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एरियाज देखा, प्रोडक्शन एरियाज देखा, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस एरिया, उसके बाद पैकेजिंग एरिया भी कवर हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, यूटिलिटी एरियाज, यूटिलिटी एंड सपोर्ट। अब इसमें क्या होगा, HVAC सिस्टम होना चाहिए, यानी कि हीटिंग हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, विंडो वगैरह अच्छे से हमारी फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार हो एकदम, एयर कंडीशनिंग हो, AC वगैरह भी हो, ठीक है। उसके बाद वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, जो जहाँ पे हमारी कंपनियाँ वहाँ पे वाटर का प्योरीफिकेशन सिस्टम है या नहीं, ठीक है, डिस्टिलेशन है, ये सारी मशीन्स वगैरह होनी चाहिए। फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर दैट मीट फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स, वही जो फार्मास्यूटिकल जो रेफरेंसेस जिन्हें हम लेके चल रहे हैं उसे वो मीट करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए एकदम सेम। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर शुड बी देयर, है ना, वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, 6th क्या आ जाता है हमारा, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। फिनिश्ड गुड स्टोरेज, स्टोरेज फॉर फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स, क्वारंटीन एरियाज फॉर होल्डिंग द प्रोडक्ट फॉर क्वालिटी टेस्टिंग। अब जिनकी टेस्टिंग होनी है सारे प्रोडक्ट की, तो उनको हम कहाँ रख देते हैं, क्वारंटीन एरिया में, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है कोल्ड स्टोरेज, जितनी भी हमारी वैक्सीन्स वगैरह हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन है, उनको हम फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद देखो स्टेराइल एरियाज, यानी कि फॉर एसेप्टिक, एसेप्टिक बोले तो जिसे हमें पूरा कंटामिनेशन से बचाना होता है, हाई यहाँ पे हाइजीन चाहिए होता है, तो जैसे इसके लिए क्लीन रूम्स हैं, हाई एयर क्वालिटी होनी चाहिए, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की स्टेराइल, तो और स्टेरलाइजेशन एरियाज होने चाहिए, प्रोसेस टू रिमूव और प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टेरिलाइजेशन एरिया, स्टेरिलाइजिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, कंटेनर्स होने चाहिए ना, इनको हम स्टेराइल करेंगे, है ना, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करेंगे, किससे, ऑटोक्लेव में डाल के, ठीक है, मशीन है जिसमें हमारा पूरा हम इनको बैक्टीरिया प्रूफ बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज होंगी नए प्रोडक्ट के लिए, एंड इम्प्रूवमेंट। अगर हमारी कोई फॉर्मुलेशन है, मान लो टैबलेट है, अब उसका टेस्ट क्या है, बेटर है, तो हम चाहेंगे कि हम उसकी कोटिंग करें, तो कुछ नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, या तो जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे टैबलेट एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमने उसमें कोटिंग करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो ये सब हम कहाँ पे जाके कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज में होता है ये सब। पर्सनल एरियाज, पर्सनल एरियाज़ में क्या है, चेंजिंग रूम होगा, उनके लिए जो स्टाफ होगा हमारा, उसके लिए लॉकर रूम होगा, ब्रेक रूम जहाँ पे वो अपना ब्रेक लंच वगैरह करेंगे, है ना, रेस्ट करेंगे थोड़ा, तो उसके लिए ब्रेक रूम भी बना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट एरियाज़, यानी कि एरियाज़ फॉर हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जितना भी वेस्ट है कैसे हम उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं और कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एरियाज, जिसमें सर्विलियंस यानी निगरानी रखी जाएगी, ठीक है। और इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, अगर मान लो कुछ दिक्कत आ गई, आग वगैरह लग गई, फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, फर्स्ट एड स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में, कैसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद आ जाता है उसका लेआउट। अब लेआउट में क्या कि जो ये काम हो रहा है, जितने हम एरिया ये बनाए हैं, तो कैसे सेटअप करें हम इनका। तो स्ट्रक्चर लेआउट सब सेम ही है, बट तरीके अलग अलग बताए गए हैं। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, देख लो वो भी, ठीक है। प्रॉपर लेआउट इज एसेंशियल बिफोर सेटिंग अप ए फार्मास्यूटिकल प्लांट, ना, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर देती हूँ यार, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंपनी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें अगर बनानी है, सेटअप करनी है, तो उसके लिए एक लेआउट होना बहुत ज़रूरी है। लेआउट का मतलब है कैसे, कौन सी जगह हमें प्रॉपर उस टाइप के लिए, उस चीज़ के लिए देनी है, ठीक है, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसका एम, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इसका एम होता है जितने भी बुरे प्रभाव है, एडवर्स का मतलब है बेकार इफेक्ट, ठीक है, जितने भी किसी भी प्रोडक्ट पे होंगे उसको ये रोक देगा, कौन, लेआउट की वजह से। प्रोडक्ट को कंटामिनेशन होने से बचाएगा, प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाएगा, ठीक है, डस्ट की वजह से या डर्ट की वजह से। तो टाइप्स देख लेते हैं इसके फार्मास्यूटिकल लेआउट के। तो लेआउट जो होती है वो डिपेंड करती है टाइप, नेचर एंड साइज़ ऑफ प्रोडक्ट, हम कितनी क्वांटिटी में कौन से टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, और तो उस पर डिपेंड करता है हमारा लेआउट। तो वैसे तो 5 टाइप्स के देखो लेआउट होते हैं। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट इन क्वांटिटी, कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए एक क्वांटिटी में, ठीक है।
ऑल द मशीन्स, जितनी भी मशीन्स हैं प्रोडक्शन के लिए, आर लाइंड अप, उन्हें एक लाइन में हम लगाएंगे जितनी भी हमें चाहिए ऑर्डर में, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसे हम लाइन लेआउट बोलते हैं, सारी मशीन्स को लगाना। तो ये सब किस में आ जाता है, प्रोडक्ट लेआउट में। उसके बाद प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस लेआउट यानी कि अब जो प्रोडक्ट जो पूरा तैयार होगा कहाँ से, इनिशियल से फाइनल स्टेज तक, तो वो सारा प्रोसेस लेआउट में आ जाता है। इसे हम फंक्शनल लेआउट भी बोलते हैं। ये पूरा चलता रहता है। ऑल द मशीन्स जो सिमिलर ऑपरेशन के लिए हैं उन्हें हम एक लोकेशन में डाल देंगे, कि मानो कि हम अगर टैबलेट बना रहे हैं, है ना, टैबलेट के लिए जितनी भी मशीनें चाहिए कोटिंग करने के लिए, और एक अलग हैंडल वाली मशीन है, एक पंचिंग मशीन है ना, तो इन सबको हम एक जगह पे रखेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम वहाँ पे ही लगाएंगे। जैसे मान लो हमें टैबलेट का इवेल्यूएशन करना है, तो डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन मशीन, फ्राइबलेटर, सब वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, सारे इक्विपमेंट। तो एक लोकेशन हो गई। अब सेवरल प्रोडक्ट्स में शेयर द, और कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सेम मशीन में बना दिए जाते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो अलग अलग प्रोसेस के लिए भी सेम मशीनें यूज़ हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद प्रोसेस लेआउट के बाद आ जाता है कंबाइंड लेआउट। कंबाइंड लेआउट में हमारा प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट दोनों आ जाता है। तो हम कंबाइंड लेआउट का यूज़ करते हैं जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप करते हैं। वाइडली यूज्ड प्लांट लेआउट, उसके बाद प्योर प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट तो प्रैक्टिकली एफिशिएंट होती नहीं है, बढ़िया रहेगी नहीं। या तो कहीं तुम सिर्फ प्रोडक्ट लेआउट का यूज़ कर लो या प्रोसेस लेआउट का, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा क्या होता है, कंबाइंड लेआउट यूज़ होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट लेआउट। अब क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है, जैसे हम करते हैं ना, हम कंप्लीट की तरफ चल रहे हैं। इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट मशीन को हम फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में, एंड द प्रोडक्ट आर मूव्ड फॉर कंप्लीटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर मशीन्स तो फिक्स हो गई हैं प्रोजेक्ट लेआउट में, अब सिर्फ प्रोडक्ट की मूवमेंट हो सकती है वहाँ से। ये आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट लेआउट में। उसके बाद ग्रुप लेआउट में देखें तो क्या आता है, ये एक इंटरमीडिएट होता है किसका, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट का, यानी कि लाइन लेआउट का, ठीक है। ग्रुप लेआउट यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट लेआउट चल रहा होता है तो और प्रोसेस, तो उसके बीच में ग्रुप लेआउट हमारा कंडक्ट हो जाता है। तो ये थे पांचों लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, कंबाइंड लेआउट, प्रोजेक्ट लेआउट और ग्रुप लेआउट, ठीक है। तो ये लेआउट के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया। अब इसी की फैसिलिटी लेआउट देख लेते हैं एंड ऑपरेशन की, कैसे ये काम करेगा। बहुत ईजी है, इसी को हम एक्टिविटी के अंदर भी लिख के आ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। देखो क्या है इसके अंदर, फैसिलिटी लेआउट एंड ऑपरेशन। द लेआउट ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्लांट, ये प्लांट लिखा हुआ, शुड बी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मेडिकेशन। फिर से वही कह रहा है कि जो हम लेआउट तैयार करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम मेडिकेशन कौन सी बना रहे हैं, दवा, साइज़ क्या है, फैसिलिटी, और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। वहाँ पे डिपेंड करेगा फैसिलिटी कितनी है, वेंटिलेशन, ये सब सब, और वाटर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट कितने हैं, तो डिपेंड करेगा लेआउट इस पर हमारा। उस हिसाब से हम अपना लेआउट यानी कि कंपनी का पूरा हुलिया जो है तैयार करेंगे। इसके लिए कुछ चीज़ें देखी जाती है, देखो स्पेसिफिक फिक्स कंसिडरेशन जो हमें देखनी ही होती है, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब एग्जैक्ट फिक्स। लोकेशन, सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन हमारी वो होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हो, रिसोर्सेज यानी साधन ज़्यादा हों, और प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर यानी कि कस्टमर जो की रीच वहाँ पे ज़्यादा हो, उसके बिल्कुल पास में हो, ठीक है। लोकेटेड इन एन एरिया विद लो टेम्परेचर एंड गुड एयर क्वालिटी। फार्मास्यूटिकल जितनी भी डोजेज फॉर्म बनाई जाती हैं सबके लिए लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, ताकि हमारे प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट से बचा सके, वो ख़राब ना हो, ठीक है। एक्सटेंशन की, अब हम किस हद तक इसको फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ इस तरीके से डिज़ाइन, इस तरीके से बनाई जाएंगी विद इन एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन के साथ इन माइंड, दिमाग में रखते हुए कि फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं। इसमें हम प्लानिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, स्टोरेज एरियाज, यूटिलिटी रूम्स के लिए कितने रूम्स यूटिलाइज हो रहे हैं, कितनी जगह घेरी जा रही है, स्टोरेज कैसा है, तो इन सब की प्लानिंग करना। और एक्सटेंशन यानी इसमें लोकेशन देख ली, एक्सटेंशन देख लिया। फिर डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन कि फार्मास्यूटिकल प्लांट जो है हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है, यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिस्क। रिस्क को हमें कम करते हुए चलना है। अब ये पॉइंट भी हमें हर जगह लेके आना है कि हमें सेफ इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, और रिस्क जो है, एरर जो है, बिल्कुल मिनिमाइज होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम अपने फार्मास्यूटिकल प्लांट को डिज़ाइन करेंगे। इक्विपमेंट जो होगा, हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेआउट ऑफ इक्विपमेंट शुड बी प्लान, वही कि अब हम लेआउट जो है इक्विपमेंट का ऐसा रखेंगे कि रिस्क जो है कंटामिनेशन यानी ख़राब होने का
क्या हो, एकदम कम हो, मिनिमाइज हो, और एफिशिएंसी जो है यानी पूरा एक फ्लो जो है हमारे प्रोडक्ट के बनने का वो ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो हमने इसमें लोकेशन देखी, एक्सटेंशन देखा, डिज़ाइन देखा, इक्विपमेंट देखा, मटेरियल जो है एकदम मस्त क्वालिटी का होना चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी एंड प्योरिटी होनी चाहिए। स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज मटेरियल, ये भी हमें देखना है। डिज़ाइन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, ठीक। वेस्ट प्रोडक्ट मस्ट भी प्रॉपरली डिस्पोज करना है हमें। सिक्योरिटी, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स जो होते हैं वो क्रिमिनल्स का एक टारगेट होता है उनके लिए, तो सिक्योरिटी जो है टॉप प्रायोरिटी पे सबसे ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी वगैरह, ठीक। अब हमारा अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, देखो कौन सा, ये हमने पूरा देख लिया है, तो ये एक साथ ही आना है वैसे क्वेश्चन अगर बन के आता है तो, या फिर आपसे लेआउट भी पूछेगा तो आप उसमें सारे लेआउट, प्रोडक्शन एरिया, प्रोसेस एरिया, ठीक है, स्टोरेज एरिया, सब कुछ बता के आना है, स्टीराइल एरिया, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, इनकी डेफिनेशन देखना है, एक CGMP पढ़ना है और वैलिडेशन, तो जल्दी से चलो इन्हें भी कंप्लीट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, क्वालिटी को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हम देखेंगे, क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यानी देखना, ठीक है, या फिर बोले तो नज़र रखना, है ना। एंड टेस्ट प्रोडक्ट, तो बोलते हैं जैसे कॉलेजेस में भी कि आज इंस्पेक्शन के लिए ये आने वाले हैं हमारे, है ना, वहाँ से PCI से आने वाले हैं, तो इंस्पेक्ट करना, है ना। इंस्पेक्टर भी तो यही करता है, देखता है, निगरानी रखता है, और टेस्ट करना प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को, डिफेक्ट है ना उसमें कितने खराबी हैं उनको चेक करना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, फिर इश्यूज जितने भी आ रहे हैं उनको हम सही करेंगे बिफोर प्रोडक्ट रीच कस्टमर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमर के पास पहुँचे उससे पहले ही हम उसे चेक करेंगे, अच्छे से सही करेंगे जो भी गलती हुई है। इंश्योर यानी भरोसा दिलाना कि प्रोडक्ट जो है मीट स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड की बिल्कुल रेफरेंस के जैसा है, जैसा हमारे पास पूरा प्रोसीजर लिखा था हमने बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल से ही हो सकता है। फिर उसके बाद देखो हमारा आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, ये प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट में फोकस करता है, यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल से लेकर के पूरे लास्ट तक की जो क्वालिटी है उसको एकदम अच्छे से देख रेख करना किसका काम होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी कंट्रोल तो एकदम लास्ट, एकदम एंड में जाके चेक करने का काम है, बट क्वालिटी एश्योरेंस जो है हर स्टेप पे एश्योर करना क्वालिटी को। प्रिवेंट डिफेक्ट्स बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोसीजर पे ध्यान देना, डिफेक्ट को ना रोक के हम पहले क्या करेंगे, प्रोसीजर को अच्छे से परफेक्टली फॉलो करेंगे ताकि डिफेक्ट हो ही ना। इंश्योर प्रोसेसेस आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, जो हमारा प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं बनाने का किसी भी दवा को वो बहुत ज़्यादा असरदार है और एकदम फ्लुएंट है, फ्लो है उसमें। अप्लाइज थ्रू आउट द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल, जो पूरा प्रोडक्शन का लाइफ साइकिल है, यानी कि इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक जब हमारा प्रोडक्ट पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब तक क्वालिटी को मेंटेन रखना क्वालिटी एश्योरेंस का रोल होता है, ठीक है। तो इसका यही डिफरेंस हमने थोड़ा बहुत तैयार किया है, वो देखते हैं इसमें क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस फोकस करती है, सबसे पहले फोकस देखेंगे दोनों का ही, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस इम्प्रूव्स एंड ऑप्टिमाइजेस प्रोसेस, ये किस पे काम करती है, पूरे प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी कंट्रोल ये सिर्फ देखती है और टेस्ट करती है किसको, फिनिश प्रोडक्ट। जब देखो यार सबसे बढ़िया तो क्वालिटी एश्योरेंस ही हुआ ना, क्वालिटी कंट्रोल तो जब पूरा प्रोडक्ट मान लो बर्बाद हो गया है तब ये क्वालिटी को चेक कर रहा है, और जबकि क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, हर स्टेप पे क्वालिटी को चेक करता है, यही एक मेजर डिफरेंस है। पर्पस क्या है इसका, क्यों चेक कर रहा है ये हर स्टेप पे, ताकि डिफेक्ट को रोक दिया जा सके और बताया जा सके जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, हमारी प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्वालिटी कंट्रोल आइडेंटिफाई करेगा और करेक्ट कर देगा डिफेक्ट को, है ना। और अप्रोच क्या होती है इसकी, जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये प्रोएक्टिव होता है, यानी कि पहले से ही सब चीज़ें देखते हुए चलेगा। प्रिवेंटिंग इश्यूज बिफोर दे अकर, जो भी डिफेक्ट है उसको होने से पहले ही ये रोक देगा। और क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो रीएक्टिव होता है ना, वो बाद में जाके एक्टिव होगा फिर से। एड्रेसिंग इश्यूज जो हमारे हो गए हैं, डिफेक्ट आ गया है, होने के बाद ये चेक करेंगे कौन, क्वालिटी कंट्रोल। मेथड क्या है देखो, प्रोसेस ऑडिट, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे, है ना, ऑडिट चलती रहती है। और क्वालिटी कंट्रोल में हमारी टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, है ना, रिव्यूज़ होते हैं, यानी कि देख रेख चलती रहती है। स्कोप क्या है देखो, क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रोसेस ओरिएंटेड है, यानी कि हर प्रोसेस पे हो रही है घुमा के, और क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ प्रोडक्ट पे हो रही है लास्ट में। यहाँ पे हम अपने इक्विपमेंट को भी, ठीक है,
और जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं सब में हमारी अच्छे से होना चाहिए। और ये क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है। गोल क्या होता है इसका, प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हों, अच्छे हों, इफेक्टिव हों, लीडिंग टू कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, प्रोडक्ट को जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड्स तक बिल्कुल सेम रखता है, मीट स्पेसिफाइड फिक्स स्टैंडर्ड के साथ वो मैच करना चाहिए बिफोर डिलीवरी, बिफोर रीचिंग टू द कस्टमर के पास पहुंचने से पहले। तो ये था डिफरेंस क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है, डिफरेंस याद रखो, एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पे होती है, और ये आफ्टर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तब होती है। तो ये था हमारा क्वालिटी कंट्रोल। अब थोड़ा CGMP के बारे में भी देख लेते हैं ना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए यार, स्पीड बढ़ा के पूरा देख लो, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, अब हम ये जितना भी देख रहे हैं, एक प्लांट तैयार हो रहा है और हमारी क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस चल रही है, तो ये सब हमारा किसके अंदर आ जाता है, CGMP के अंदर। तो देखो लिखा है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस CGMP। CGMP रेफर्स टू द रेगुलेशन, रूल्स हैं जो कि कौन बना रहा है, एनफोर्स, चलाया जा रहा है किसके द्वारा, FDA के द्वारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है इसको। क्या बताने के लिए, इंश्योर करने के लिए, यानी कि विश्वास दिलाने के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हम बना रहे हैं, वो एक कंसिस्टेंटली एंड विथ हाई क्वालिटी का, कंसिस्टेंटली यानी वो बनाया जाएगा कॉन्टिन्यूस, एक स्थिरता के साथ, हाई क्वालिटी के साथ। दीज प्रैक्टिसेस कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रैक्टिसेस जो होती हैं इसमें सारे एस्पेक्ट, सारे चीज़ें कवर होती हैं प्रोडक्शन की, कहाँ से लेके, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। तो ये होता है CGMP। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं CGMP के अंदर जो हमें देखने होते हैं। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेन अ हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बनाना होता है, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। पर्सनल आते हैं इसके अंदर कि हमें भरोसा दिलाना है, जो स्टाफ है हमारा प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा एक बुक टाइप होती है जो बिल्कुल लिखी हुई रहती है, हर एक कंपनी का अपना CGMP होता है, ठीक है, जो वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मेंटेन क्लीन एंड हाइजीनिक मैन्युफैक्चरिंग एरियाज एंड इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखना है। फिर रॉ मटेरियल, ये रॉ लिखा हुआ है, RAW, रॉ यानी कि कच्चा मटेरियल, जिसको हम बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी एकदम हाई होनी चाहिए। एंड मैनेज देयर स्टोरेज को भी मैनेज करेगा वो, एंड हैंडलिंग प्रॉपर्ली, उसको हैंडल भी करेगा अच्छे से, ठीक है। प्रोडक्शन फॉलो डिटेल्ड रिटर्न प्रोसीजर फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जितना भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसका एक रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक। अब ये नहीं कि तुमने कोई भी इंग्रेडिएंट उठा के इसका डाल दिया, एक्सीपिएंट ये डाल दिया, कोई कितना mg डाला, कितना ग्राम डाला, कोई कुछ लिखा हुआ नहीं। तो इसलिए हर रिटर्न प्रोसीजर हर एक स्टेप का होना चाहिए। पैकेजिंग एंड लेबलिंग की इंश्योर करना, देखो ये इंश्योर वर्ड तो एकदम छाप लो, हर जगह लिख के आना कि विश्वास दिलाना जो प्रोडक्ट जो है पैकेज किया है, लेबल किया है, वो बिल्कुल करेक्टली है, सही से है। टेस्टिंग कंडक्ट थोरो, यानी अच्छे से टेस्टिंग करना प्रोडक्ट की हर एक स्टेज पे, प्रोडक्शन के जिस टाइम पे वो बन रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल रिकॉर्ड रखना ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का। हैंडलिंग कंप्लेंट, अगर कोई भी कंप्लेंट आ रही है तो उस पर इन्वेस्टिगेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना सिस्टम पे, है ना, कि ये हमें इसको देखना ही है। प्रोडक्ट रिकॉल, प्रोसीजर होने चाहिए इन प्लेस फॉर द इफेक्टिव रिकॉल, कि अपने प्रोडक्ट को वापस अपनी कंपनी में ले लिया जाए, मार्केट में से वापस ले लेना अपने प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो ये सब CGMP के अंदर आता है। क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाएगा, पर्सनल आ जाएगा, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, मटेरियल, प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे बढ़ोगे जैसे यार तुम ही एक कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हो, तो तुम क्या क्या चीज़ें करोगे, तो तुम उसे ऑब्वियसली लिख के ही आओगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर 6 का, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। अब ये वर्ड्स भी ना बहुत खाते हैं ये बच्चों को, यार ये क्या है, ये इतने गंदे गंदे से क्यों पढ़ना है हमें, ये ना, तो क्यों पढ़ना है। देखो कैलिब्रेशन, मैं बोल रही हूँ इस वर्ड को मान लो ये क्वालिटी कंट्रोल लिखा है और इसको मान लो ये क्वालिटी एश्योरेंस है। तो कैलिब्रेशन तो सिर्फ लास्ट स्टेप पे यूज़ होगा, वैलिडेशन तुम हर स्टेप पे जो है इम्प्रूव करते जाओगे, है ना। तो कैलिब्रेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। कैलिब्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटअप। देखो बोला ना, ये लास्ट का स्टेप है।
ये सेटअप करेंगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट को, जो भी हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, ताकि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेज़रमेंट हमें मिले, जो जिस क्वांटिटी में, जिस वैल्यू पे हमें वो चाहिए, जिस नंबर पे, तो हमें वो उस पर मिले प्रोडक्ट हमारा, है ना। किससे कंपेयर करके? बाय कंपेयरिंग इट्स आउटपुट, जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? नॉन स्टैंडर्ड से, एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। फिर अब हमारे स्टैंडर्ड यानी हमारे रेफरेंस से जो हम ले रहे हैं, है ना, उससे मैच नहीं कर रहा है या कर रहा है तो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे उसमें। तो ये था कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना, जैसे हम बैलेंसिंग करने जाते हैं ना, जब हम अपने ड्रग का अमाउंट कितना mg, कितना मिलीग्राम है, तो पहले हम जो वेइंग मशीन होती है उसको एकदम ज़ीरो पे लेके आते हैं, है ना, कि बिल्कुल कांटे को एकदम सेंटर में ले आए हैं, और तब जाके हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? कैलिब्रेशन। मान लो हम कोई प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मेडिसिन को बना रहे हैं, तो इक्विपमेंट को भी पहले उसके नॉर्मल उस पर लेके आएंगे, तब जाके हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्यूरेसी के लिए ही तो कर रहे हैं ये, इसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है देखो इसके अंदर, एक्यूरेसी आती है, यानी कि मेजरमेंट जो है बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड के साथ इंश्योर दिलाना। प्रिसीजन, यानी कि कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलना हमें विद रिपीटेड ट्रायल, बार बार हमने उसी कैलिब्रेशन को फॉलो किया और हमें क्या मिल गया? प्रिसीजन मिल गया, कंसिस्टेंट रिजल्ट आ गया एक जैसा। एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स मैथड टू करेक्ट एनी डेविएशन, कोई भी अगर उसमें झुकाव आ रहा है, स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग जा रहा है, तो हम एडजस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि रेफरेंस मटेरियल का यूज़ करके विद नॉन प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना। क्वालिटी कंट्रोल, ये भी बहुत ज़रूरी है वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की, ठीक। उसके बाद ये था हमारा कैलिब्रेशन। अब है वैलिडेशन। वैलिडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कंफर्म करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है और जो पूरा प्रोसेस चल रहा है या मेथड चल रहा है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहा है, एक रिजल्ट दे रहा है जो कि हमारे पहले से ही प्री डिटरमाइंड, जो हमने पहले से ही स्पेसिफिकेशन लगा रखे थे। जैसे कि मैं बताती हूँ, मान लो कि मेरा जो प्रोडक्ट तैयार होगा, यहाँ पे बताते हैं, मानो मेरे को जो है 200 mg की एक टैबलेट बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मेरा इसका एक प्रोसीजर होगा, है ना, प्रोसीजर होगा, तो मुझे उसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो है ये प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही पूरा आंका हुआ है और मुझे इसके हिसाब से पूरा चलना है। इसीलिए कह रहा है कि तभी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किससे मैच होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन से। इसी को ही हम वैलिडेशन, तो हुआ ना बिल्कुल क्वालिटी एश्योरेंस के जैसा, ठीक है। वही अब इसमें टेस्टिंग आ जाएगी, डॉक्यूमेंटिंग करेगा, डॉक्यूमेंटेशन, है ना, डॉक्यूमेंटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, या पूरा जो प्रोसेस है, ताकि एक्यूरेसी अच्छी रहे, रिलायबिलिटी यानी अच्छा हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू हो, कंप्लाइंस यानी फॉलो करे किसको? रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। फिर इसमें भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक करेंगे, जैसे एक्यूरेसी हो गई। एक्यूरेसी किसकी? कि बिल्कुल मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेज़र करी है वो हमारी ट्रू वैल्यू की बिल्कुल कितनी क्लोज है, तो एक्यूरेसी चेक कर लिया। प्रिसीजन की रिपीटेड मेजरमेंट हमारी जो आ रही है वो अनचेंज्ड होनी चाहिए, चेंज ना हो, है ना, तो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड से मैच हो जाएंगी। तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो फुल्ली वैलिडेटेड है, ठीक है। बोलते हैं ना वैलिडेशन इतने डेज की है वैलिडिटी, तो वही हम वैलिडिटी को चेक करते हैं हर स्टेज पे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी की कितनी एबिलिटी है बार बार वही सेम रिजल्ट देना, जब हम सेम एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स, यानी कि लोग अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, लेकिन जो पूरा रिजल्ट है वो हमारा सेम ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिसिटी, यानी कि जो फिक्स हमने हमारा टारगेट बनाया है उसको भी बिल्कुल एक्यूरेट करेगी। एबिलिटी ऑफ ए मैथड टू एक्यूरेट मेजर द टारगेट एनालाइट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सब्सटेंस, बिना किसी रुकावट के जो हमारा प्रोडक्ट है यानी कि जो एनालाइट है वो बिल्कुल एक्यूरेसी पे होना चाहिए, तो ये उसकी स्पेसिफिसिटी हो गई। सेंसिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ जो ये हम वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं ताकि ये डिटेक्ट कर ले, पहचान ले स्मॉल चेंजेस को भी, कितना प्रोडक्ट में हमारा चेंजेस आया उसको भी कौन चेक कर लेगा? वैलिडेशन, ठीक है। लिनियरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्ड रिस्पॉन्स एंड अमाउंट ऑफ एनालाइट हमने कितना लिया है, उनमें क्या हो, जो ग्राफ हो वो बिल्कुल हमारा लीनियर होना चाहिए, है ना, डायरेक्टली होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो गया किसके बीच का? जो रिस्पॉन्स आया है हमारा और कितना हमने अमाउंट ऑफ एनालाइट लिया था वो। रोबस्टनेस यानी कि एग्जैक्ट,
है ना। एबिलिटी ऑफ मेथड टू रिमेन अनअफेक्टेड, कि वो अफेक्ट ही ना हो अगर आप छोटा मोटा वेरिएशन आ रहा है इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, यानी कि हाई एक्यूरेसी आ जाना, ठीक है। स्टेबिलिटी एबिलिटी है प्रोडक्ट की मेंटेन इट्स परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखना। अब डिफरेंस देखें बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, बहुत ही आसान है। देखो हमने देखा ना, कैलिब्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक जो डिवाइस है जिससे हमें एक्यूरेसी चाहिए हम उसको सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिले हमें। और वैलिडेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करेगा, कंफर्म करेगा अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं है यार, जो हमारी फिक्स है ना चीज़ें बिल्कुल उससे मैच होनी चाहिए। अगर मुझे 200 mg के अंदर 2 mg API लेना था, 4 mg एक्सिपिएंट लेना था, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, तो वो उतना ही है या नहीं जितना लिखा हुआ है हमारे पास, तो उसको स्पेसिफिकेशन बोलेंगे, है ना, जो फिक्स है। अब कैलिब्रेशन इन्वॉल्व कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करना, है ना, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टू नोन स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, ठीक है। और ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स एंड क्राइटेरिया होते हैं, इनके पास अपना ही रिटर्न में सब कुछ होता है वैलिडेशन वालों के पास। कैलिब्रेशन इज स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल मेथड और इंस्ट्रूमेंट। देखो दोनों से ही हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, बट तरीका अलग है। ये इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्ट एक्यूरेट करके देगा और ये हमारा क्या होगा, हर स्टेप पे श्योर करेगा क्वालिटी को। स्पेसिफिक है टू इंडिविजुअल मेथड और इंस्ट्रूमेंट के लिए, और वैलिडेशन जो होता है पूरा इंटायर प्रोसेस है प्रोडक्ट तक के लिए। कैलिब्रेशन जो होता है वो परफॉर्म करते हैं हम रेगुलरली, हमारा चलता रहता है, क्यों, क्योंकि हमें इक्विपमेंट को क्या एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, तो परफॉर्म रेगुलरली ताकि एक्यूरेसी यानी क्लोजनेस ट्रू वैल्यू के बनी रहे, ठीक है। और वैलिडेशन जो होता है ये तब होता है जब चेंजेस पता चले हमारे प्रोसेस में या सिस्टम में, मान लो हमने कुछ नए चेंजेस लाए हैं, तब हमें हर स्टेप पे वैलिडेशन करना बनता है। तो ये था कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, बेसिक स्ट्रक्चर, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये हमने पूरा चैप्टर 6 जो है इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है टॉपिक में, और ये हमारा कवर हो गया है, ठीक है, चैप्टर 6। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ देखो बोलते हैं ना कि इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अब अवेलेबल हो जाएंगे, मैं इन्हें अपलोड कर दूँगी। सो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से इम्प्रूवमेंट के साथ करो यार। और एग्ज़ाम में इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, CGMP आ सकता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन, क्वालिटी कंट्रोल की लेआउट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और कैलिब्रेशन वैलिडेशन 2-2 1-1 मार्क्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम में, ठीक है। और जल्दी से अपने बचे हुए इन टॉपिक्स को भी हम कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद हमें सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। सो थैंक यू।